आदमी सिर्फ बुनियादी निगलने वाला जादू इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान रह गए। क्योंकि जब मैं ईश्वर के टॉवर पर चढ़ा था तो मुझे अप्रत्याशित रूप से देवताओं की मान्यता प्राप्त हुई, जिससे मैं इस पूरे महाद्वीप पर सबसे विशेष जादू का धारक बन गया। पता चला कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां देवता और दानव एक साथ रहते हैं। 100 साल पहले देवताओं ने मिलकर एक पौराणिक विशाल टॉवर बनाया था। शीर्ष मंजिल पर स्थित पैंथेमोन के अंदर कैद है वो दानव जिसने दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। इसके अलावा मानव खिलाड़ी भी टॉवर को फतह करने के तरीके से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि तीसरे देवदानव युद्ध के दौरान वो विशाल टॉवर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया था। अंत में जादुई जानवर अलवर्ट ने इसका बड़ा फायदा उठाया। अलवर्ट ने देवताओं से कहीं अधिक शक्ति का उपयोग करके नक्षत्र वी को भगा दिया। टॉवर फतह करने वाले सभी खिलाड़ी मौत के कगार पर थे और मैं भी इस महान युद्ध के दौरान अचानक पहुंच गया पौराणिक विशाल टॉवर की 92वीं मंजिल पर जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये कि पैंथेमोन भी शीर्ष मंजिल से गिरकर 92वीं मंजिल पर आ गया था, क्योंकि इस समय सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मैंने पैंथेमोन में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति की उपलब्धि हासिल कर ली है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं दृढ़ता से आगे बढ़ गया। रहस्यों से भरे उस पैंथेमोन के अंदर मुझे वहां एक चीज ढूंढनी थी ताकि मैं समय को पीछे ले जा सकूं और देवताओं की हार के परिणाम को बदल सकूं। फिर विशेष कौशल यात्रा कंपास के मार्गदर्शन में मुझे जल्दी ही दानव राजा मैमन का गोदाम मिल गया। भारी दरवाजे को धकेलने के बाद मुझे लगा जैसे मैं किसी खजाने में आ गया हूं। कीमती रत्नों से बना हुआ एक कमरा, अमर श्राप से ग्रस्त टालबिंग की बर्फ की तलवार, मैमन पैलेस की मार्शल आर्ट्स की गुप्त किताब, भूला हुआ प्राचीन जादुई ग्रंथ और अत्यंत दुर्लभ प्राचीन ड्रैगन का हृदय। कुछ ही पलों के बाद मैंने अपने सामने के खजानों के बीच वह चीज ढूंढ ली जो मुझे चाहिए थी। समय के देवता क्रोनोस की रेतघड़ी। हालांकि रेतघड़ी वास्तव में समय और स्थान को नहीं पलट सकती थी, यह केवल उपयोगकर्ता के समय को अतीत में वापस ले जा सकती थी। एक धमाके की आवाज के साथ मैंने अपने हाथ में रेतघड़ी को कसकर पकड़ लिया। नीली ऊर्जा के संचार के साथ रेतघड़ी से चमकदार नीली रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों के बाद मैं वापस लौट आया जब दानव देवता अलवर्ट अभी अभी युद्ध के मैदान में उतरा था। हालांकि अभी मेरी ताकत और अलवर्ट की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन इस पैंथेमोन में देवताओं के स्तर के हथियारों का ढेर था जो मेरे उपयोग के लिए उपलब्ध थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक विशाल और फुर्तीला हथियार उठा लिया। यह मुख्य देवता ज्यूस की बिजली से बनी लंबी कुल्हाड़ी एस्ट्रापे थी। बस एक ही वार में अलवर्ट मुख्य देवता स्तर की ईश्वरीय रोशनी के झटके से सुन्न पड़ गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में भी अलवर्ट अभी भी सक्षम था मुझ पर तीखा पलटवार करने में। यह जीव मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। फिर जब मैं उपाय सोच रहा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि वहां एक बड़ी तलवार जमीन में धंसी हुई थी। यह विनाश की तलवार लेवाटिन थी। मैंने अपने हाथ में विनाश की तलवार को मजबूती से थाम लिया। कभी लेवाटिन ने ही इस दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था। घायल दानव देवता अलवर्ट से निपटने के लिए यह काफी होनी चाहिए। मांस फटने की आवाज के साथ जैसे ही खून के छिटके उड़े, अलवर्ट ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। इससे पहले जो था वह सिर्फ अन्य जीवों को ढकने वाला एक ढांचा मात्र था। वास्तव में उसका असली शरीर दिखता है, एक मोटे और तगड़े जंगली सुअर की तरह। और लेवाटिन भी काम नहीं आई। अब मैं ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। अपनी और तेजी से बढ़ते अलवर्ट के सामने मैंने पास रखी चमकती हुई कुल्हाड़ी ब्रेनक की ओर देखा। यह वही हथियार है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सब कुछ भेद सकता है। प्रकाश के देवता लुलाबाटा का यह शास्त्र। लंबी कुल्हाड़ी ने एक ही झटके में सीधे पार कर दिया अलवर्ट के शरीर को। इस बार आखिरकार अलवर्ट के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। कुछ ही देर बाद सिस्टम पर एक सूचना खिड़की खुली। इसने मुझे अलवर्ट को हराने वाला पहला मानव खिलाड़ी बनने पर बधाई दी। उस समय मेरे पीछे जहां मैं देख नहीं सकता था क्रोनोस रेतघड़ी ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया था।
इसके तुरंत बाद सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि चूंकि दानव राजा मैमन मर चुका है, गोदाम की चाबी रखने वाला मानव खिलाड़ी मूस आधिकारिक तौर पर लालच के खजाने के गोदाम का मालिक बन गया है। और क्योंकि लालची जादुई जानवर अलवर्ट को खत्म कर दिया गया था, मुझे अलवर्ट की लालच की शक्ति इनाम में मिली। लेकिन क्योंकि मैंने जबरदस्ती समय के देवता क्रोनोस की रेतघड़ी को सक्रिय किया था, सजा के तौर पर मेरे पास जो भी कौशल थे वे सब गायब हो जाएंगे। पहले टॉवर फतह करने से जमा किया गया अनुभव वह भी शून्य हो जाएगा। जब मुझे होश आया तो मैं वापस पौराणिक विशाल टॉवर पर पहुंच चुका था, ठीक उसी समय जब वह मानव दुनिया में उतरा था। इस समय हर कोई अपने सामने सिस्टम की खिड़की को देखकर उलझन में था। 2.5 सेकंड पहले तक सब लोग निश्चित रूप से अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे, लेकिन अब सब एक साथ इस सुनसान और बंजर जगह पर आ गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि क्रोनोस की रेतघड़ी ने ही मेरा पुनर्जन्म किया है। तभी एक दुबले-पतले आदमी ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कांपते हुए मुझसे पूछा कि आखिर यह कौन सी जगह है। मैंने नजर उठाकर देखा और उस आदमी को पहचान लिया। पिछले जीवन में वह शुरुआती गांव से बाहर निकलने से पहले ही मारा गया था। कुछ ही देर बाद सिस्टम की खिड़की फिर से दिखाई दी। शुरुआती गांव का पहला अध्याय कार्य अनुकूलन। महत्वपूर्ण सूचना, राक्षसों की पहली लहर आने में 5 मिनट से भी कम समय बचा है। सभी लोग अविश्वसनीय चेहरे के साथ अपने सामने की खिड़की को देख रहे थे और मैं भी गंभीर होकर सोचने लगा। पिछले जीवन में मेरी क्षमता और स्थिति बहुत ही खराब कही जा सकती थी, लेकिन मुझे याद है कि वापस आने से पहले मैं शायद दानव देवता के गोदाम का नया मालिक बन गया था। अपने मन के संदेह की पुष्टि करने के लिए मैंने अपनी शक्ति का उपयोग कर लालच के खजाने का गोदाम खोला। वह वास्तव में विभिन्न प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ था। ड्रैगन वारिस की उग्र सांस, थॉर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथौड़ा एली, पीढ़ियों से केवल दानव संप्रदाय के प्रमुख को दी जाने वाली अद्वितीय विद्या। और तभी सिस्टम ने याद दिलाया कि शुरुआती गांव का पहला अध्याय कार्य अनुकूलन शुरू हो चुका है। पिछले जीवन के दृश्य की तरह ही सभी खिलाड़ियों को सामना करना होगा। अपने सामने धीरे धीरे आ रहे भेड़ियों के झुंड का इस दृश्य ने सभी को इतना डरा दिया कि कोई हिल भी नहीं सका। आप चार्ट पढ़ सकते हैं, ओयनथंड आंखों से सीधे सामने के झुंड को घूरते हुए। मैं उन्हें याद दिलाने के लिए बड़े कदम बढ़ाकर आगे गया। अगर तुम यहां मरना नहीं चाहते तो बहादुरी से भेड़ियों से लड़ो। और फिर मैंने अगली योजना बताई। हमले की जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम लोग बस पीछे से रक्षा करो। मेरी बात सुनकर कांग हानचोल नाम का एक लड़का थोड़ा हैरान रह गया। क्या मैं सच में अकेला काफी हूं पूरे भेड़ियों के झुंड का सामना करने के लिए? फिर मैंने राक्षस राजा के गोदाम से मार्शल आर्ट तकनीक टेनवे टैम लेग्स निकाली। यह प्रहार पर जोर देने वाली किताब है, शाओलिन संप्रदाय की एक बुनियादी शिक्षण पद्धति। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जांघें किसी और के द्वारा नियंत्रित की जा रही हों। झपटते हुए भेड़ियों के झुंड की ओर बिना किसी दया के एक जोरदार किक मारी। पैरों की चाल ड्रैगन और सांप की तरह थी, फुर्तीली और तेज, हरकतें तालमेल बिठाने वाली और निरंतर थी। हर प्रहार भेड़ियों के झुंड को तितर-बितर कर सकता था, उनके हमले की पूरी लय को बिगाड़ दिया। इसे देखकर मैच देख रहे प्रतियोगी दंग रह गए। कभी नहीं सोचा था कि कोई कर पाएगा नंगे हाथों से भेड़ियों के झुंड को हराना। यहां तक कि वह शक्तिशाली दिखने वाला कांग हानचोल भी मेरी ताकत देख हैरान रह गया। बस उसे लगा कि शायद मैं कुछ चीजें छुपा रहा हूं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लड़ाई के दौरान मेरे चारों ओर के आभा मंडल में बड़ा बदलाव आया था। जल्द ही कांग हानचोल ने भी अपनी ताकत दिखाई। सिर्फ मुक्कों की ताकत से ही वह आसानी से एक भेड़िए को मार सकता था। लगभग 2.5 मिनट बीतने के बाद मैंने भारी सांसें लेते हुए लड़ाई खत्म की। अभी की लड़ाई ने मुझे एक बात समझा दी। हालांकि मेरे पास बहुत सारी शक्तिशाली शक्तियां और तकनीकें हैं, लेकिन फिलहाल मेरी शारीरिक क्षमताएं वास्तव में बहुत खराब हैं, इसलिए मैं केवल कुछ निम्न स्तरीय तकनीकों का ही उपयोग कर सकता हूं। तभी
एक तीव्र ठंडक सीधे मेरे सिर की ओर बढ़ी। एल इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एल कोई मुझे छिपकर देख रहा हो। तभी सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि झुका हुआ कौआ नक्षत्र मुझे देख रहा है। मैंने सिस्टम द्वारा बताए गए दिशा में देखा। आंखों के सामने एक जानी पहचानी आकृति थी। लालची खजाना गोदाम का संस्थापक, राक्षसों का नेता, राक्षस राजा मैमोन। अगर उसे पता चल गया कि मैं उपयोग कर रहा हूं उसके गोदाम की चीजों का, तो मैमोन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब शक्ति छिपाना चाहते हुए भी बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इस समय वह मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैं इस दम घोंटू माहौल में समय गिन रहा था। अंत में सिस्टम ने एक सूचना दी। झुका हुआ कौआ नक्षत्र ने मेरे चारों ओर समय के विरूपण के निशान पाए हैं। क्रोनो सैंडग्लास के अस्तित्व को याद करते हुए और सिर हिलाते हुए री। यह सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मामला आखिरकार उजागर हो ही गया। हालांकि मैमोन ने बस अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और पलक झपकते ही चला गया। इस दृश्य ने मुझे उलझन में डाल दिया। राक्षस राजा पहले से ही जान चुका है कि मैं चोरी छिपे उसके गोदाम का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन उसने मुझे कोई सजा नहीं दी और जाते समय मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया भी। क्या उसने इस सब का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? अगर ऐसा है तो उसने शायद मौन सहमति दे दी है मेरे द्वारा गोदाम के उपयोग को। यह सोचते हुए मुझे अचानक याद आया कि वापस आने से पहले शायद अलवट की अतिभक्षण शक्ति भी प्राप्त की थी। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं इसके कौशल प्रभाव का परीक्षण कर सकता हूं। इसलिए मैंने भेड़ियों की ओर अतिभक्षण शक्ति को सक्रिय किया। पल भर में मेरे दाहिने हाथ से निकल आए अनगिनत अजीब स्पर्शक टेंटिकल्स। यह देखने में बिल्कुल अलवट के शरीर जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इन स्पर्शकों में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता है। मेरे इशारे के बिना ही वे सक्रिय रूप से खाने लगे, साथ आसपास के भेड़ियों की लाशों को निगलने लगे। तुरंत सिस्टम ने सूचित किया कि चूंकि मैंने भूरे रंग के जंगली भेड़िए को खाया है, शक्ति का गुण मूल्य 1 अंक बढ़ गया है। इसने तो मुझे बेहद खुश कर दिया। अगर अतिभक्षण शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो कम समय में शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। तभी मेरे दिमाग में एक पेचीदा सवाल आया। चूंकि राक्षस राजा मैमोन हजारों मील दूर से महसूस कर सकता है कि मैं उसके गोदाम का उपयोग कर रहा हूं, हो सकता है कि अलवट भी इस समय अंधेरे से मुझे देख रहा हो। एक डिंग की आवाज आई। भूखा राजकुमार नक्षत्र जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसने अपना मुंह खोला। जैसा कि सभी जानते हैं, शक्ति और उससे संबंधित देवता का गहरा संबंध होता है। मैंने सोचा कि शायद मैं उसे खुश कर सकता हूं, उसे भरपेट खाना खिलाकर। यह सोचते हुए मैंने अतिभक्षण शक्ति को सक्रिय करना जारी रखा। सामने पड़ी लाशों को पूरी तरह से निगल लिया। एक डिंग की आवाज आई। भूखा राजकुमार नक्षत्र ने अचानक आए बड़े दावत को देखकर खुशी मनाई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तरह अलवट को अब अपनी शक्ति के उपयोग पर बुरा नहीं लगेगा। यहां की लड़ाई खत्म करने के बाद मैं पीछे के युद्धक्षेत्र में लौट आया। इस समय दोनों तरफ की लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। सिस्टम ने सूचित किया कि इस लहर में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को 50 व्यक्तिगत अंक मिलेंगे। इस बार के व्यक्तिगत अंकों की गणना इस प्रकार है। पहला स्थान मुझ 220 अंक, दूसरा स्थान मी हांचोल 80 अंक, तीसरा स्थान रयू सिहा 40 अंक। यह व्यक्तिगत स्कोर प्रत्येक प्रतियोगी के मिशन के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर जमा होता है। जितने अधिक अंक मिलेंगे, शुरुआती गांव में मिशन पूरा करने पर उतने ही अधिक पुरस्कार मिलेंगे और तभी नक्षत्रों द्वारा चुने जाने की संभावना होगी। इसलिए इस जन्म में वापस आने के बाद मेरा लक्ष्य स्वाभाविक रूप से पहला स्थान प्राप्त करना है। लेकिन अभी मेरी शारीरिक क्षमता अन्य प्रतियोगियों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए मुझे एक सही हथियार हासिल करना होगा ताकि क्षमता की कमी को पूरा किया जा सके। जैसे ही मैं जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था, हथियार की तलाश में एक सुंदर आकृति ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। वह सुरीली आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। अगर मुझे सही याद है तो वह पिछले जन्म में
बवंडर की महिला युद्ध देवी कही जाने वाली रयू सियाह थी, जिसमें पहले मिले कांग हानचोल भी शामिल हैं। रयू सियाह और वह मिथक टावर की ऊपरी मंजिलों पर बहुत प्रसिद्ध थे। वह यहाँ मुझे अपने साथ आने का निमंत्रण देने आई थी। आगामी प्रतिक्रिया के तरीकों पर चर्चा करें। लेकिन मैं उसके असली विचार देख पा रहा था। वह शायद इस बात से चिंतित थी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद खिलाड़ी आने वाले जानवरों के झुंड का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैं मुड़ा और घने जंगल की गहराई में जाना जारी रखा। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं 2 आधे घंटे के भीतर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि जानवरों के अगले झुंड के आने में ठीक 3 घंटे का समय शेष है और बेहतर होगा कि आप इस दौरान अन्य खिलाड़ियों को याद दिला दें कि वे आत्मरक्षा के लिए लकड़ी जैसी चीजें ढूंढ लें, क्योंकि पिछले जीवन में भी हमने सामूहिक रूप से चर्चा की थी। समाधानों ने सुरक्षा को मजबूत करने का विकल्प नहीं चुना था। परिणामस्वरूप जानवरों के दूसरे झुंड का सामना करते समय लगभग आधे खिलाड़ी उस भीषण युद्ध में मारे गए थे। घने जंगल की गहराई में प्रवेश करने के बाद मैंने बारी बारी से ग्लूटनी की शक्ति का उपयोग किया और कई भूरे भेड़ियों को निगल लिया। फिर मुझे पास ही में एक मोटी लकड़ी की छड़ी मिली। इसके बाद मैंने हाथ फैलाकर लालच का खजाना गोदाम खोला। वहां मैंने एक लंबी तलवार चुनी, जिसका नाम चयनित व्यक्ति की तलवार था। इसे कभी ड्रैगन वध करने वाले नायक सिगमंड ने इस्तेमाल किया था और इसी हथियार से उसने फाबनीरू को हराया था। बस गोदाम से निकाले गए खजाने सभी बिना भौतिक शरीर के शक्ति रूप में हैं, इसलिए शायद इस शक्ति को एक भौतिक लकड़ी की छड़ी में डालने से यह मूल चयनित तलवार में बदल जाएगी। हालांकि पलक झपकते ही हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी जलकर कोयले का ढेर बन गई। ऐसा लगता है कि लकड़ी की छड़ी इस शक्ति को सहन नहीं कर सकी और अंततः प्रतिक्रिया स्वरूप जल गई। इस तरह भविष्य में शक्तियां चुनते समय मुझे अधिक सावधान रहना होगा। अगर मैं कोई ऐसी शक्ति चुनता हूं जो मेरे शरीर की क्षमता की सीमा से बहुत परे है, तो शायद मेरा परिणाम भी इस लकड़ी की छड़ी जैसा ही होगा। लेकिन मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए बहुत कम खजाने बचे हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। हालांकि इस समय इस शक्ति का उपयोग करने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लकड़बग्घे की नाक, यह मुझे अधिक तेजी से एक उपयुक्त हथियार खोजने में मदद कर सकती है। इसलिए मैं लोहे के जंग जैसी एक तेज गंध का पीछा करते हुए एक स्थान की ओर बढ़ा। लेकिन रास्ते में मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक स्लेटी भेड़िए ने मेरा रास्ता रोक लिया। फर का रंग भेड़िया जाति में स्तर का मानक है। स्लेटी भेड़िया भेड़िया जाति में नेता स्तर का राक्षस है। यह न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसकी गति भी तेज हो गई है। उसका हर हमला लगभग मेरे महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाकर किया जा रहा था, और टेनरोड टैन लेक तकनीक भी उसे वैसे नहीं हरा सकी जैसे उसने भूरे भेड़ियों को तुरंत हरा दिया था। इसके विपरीत यह मेरी पैर की हड्डी में हल्का सुन्न करने वाला दर्द महसूस करा रही थी। भले ही मेरी वह किक उसके सबसे नरम पेट वाले हिस्से पर लगी थी। एक और जोरदार भिड़ंत के बाद मेरा शरीर लगातार पीछे की ओर उड़ता चला गया। इस समय स्लेटी भेड़िए के पीछे एक एक करके कई भूरे भेड़िए भी आ गए। अब स्थिति कठिन हो गई है। विरोधियों की संख्या बहुत अधिक है और मेरे पास भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस जंग की गंध को मैं सूंघ रहा था वह अब बहुत तीव्र हो गई है। मैंने नीचे की ओर देखा। मैंने देखा कि जमीन में एक जंग लगी लोहे की तलवार धंसी हुई है, सामने से आते हुए भेड़ियों का सामना करते हुए। मैंने जमीन से लंबी तलवार उठाई और उनकी ओर कुछ वार किए। सिर्फ एक ही प्रहार से मैंने आसानी से भूरे भेड़िए का सिर काट दिया। भले ही इस तलवार के ब्लेड पर जंग लगा था, लेकिन इस शुरुआती गांव में इसे सबसे बेहतरीन हथियार कहा जा सकता है। हालांकि स्लेटी भेड़िए के खिलाफ सामान्य तकनीकें काम नहीं करेंगी, इसलिए मैंने फिर से लालच का खजाना गोदाम खोला और हेमल परिवार की लंबी तलवार तकनीक को चुना। यह तलवारबाजी के विशेषज्ञ हेमल परिवार की तकनीक है, जो केवल प्रत्यक्ष वंशजों को सिखाई जाती है। शक्ति सक्रिय करने के एक क्षण बाद
मुझे अपने पूरे शरीर में तीव्र मारने की इच्छा महसूस हुई। इस समय मेरे हाथ में जैसे एक अटूट बहुमूल्य तलवार हो। कुछ ही वार में मैंने स्लेटी भेड़िए की ओर कई तलवार की लहरें स्वॉर्ड क्युआएं चलाईं। बिना किसी प्रतिरोध के स्लेटी भेड़िया धड़ाम से एक लाश बनकर गिर पड़ा। एक डिंगडोंग की आवाज आई। सिस्टम ने मुझे जंगल के नेता राक्षस कब्र की रक्षा करने वाले भेड़िए को सफलतापूर्वक मारने पर बधाई दी। व्यक्तिगत स्कोर 500 अंक बढ़ गया। इनाम में स्लेटी भेड़िए की खाल का कवच मिला। हालांकि व्यक्तिगत स्कोर खिलाड़ियों द्वारा मिशन पूरा करते समय उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन वास्तव में 3 तरीके हैं जिनसे व्यक्तिगत स्कोर बढ़ाया जा सकता है। पहला, शुरुआती गांव में जानवरों के झुंड का सामना करते समय बहादुरी से राक्षसों को मारना है। दूसरा, अभी की तरह स्वयं राक्षसों को ढूंढना और उन्हें मारना है। तीसरा, अन्य खिलाड़ियों को मारना है। पिछले जीवन में तीसरा तरीका वह था जिसका खिलाड़ियों ने सबसे अधिक उपयोग किया था। शुरुआती गांव छोड़ने के बाद आपस में लड़ने वाले खिलाड़ियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि व्यक्तिगत स्कोर प्राप्त करने का यह सबसे तेज और आसान तरीका है। ग्लूटनी की शक्ति से स्लेटी भेड़िए की लाश निगलने के बाद मेरी शारीरिक क्षमता के गुण एक बार फिर एक स्तर ऊपर बढ़ गए। सिस्टम की जांच के बाद जंग लगी लोहे की तलवार एक डी ग्रेड डी क्लास हथियार है जिसका नाम विस्मृत नायक की तलवार है। निष्क्रिय कौशल, राक्षसों का सामना करते समय नुकसान 10% बढ़ जाएगा और यह घावों के भरने की गति को धीमा कर सकता है। स्लेटी भेड़िए की खाल भी एक डी ग्रेड रक्षात्मक उपकरण है। निष्क्रिय क्षमता, दबाव की भावना पहनने वाले के नेतृत्व के करिश्मे को बढ़ाता है और दुश्मनों में डर पैदा करता है। हवा का आशीर्वाद पहनने वाले की गति को 5% बढ़ाता है। जब मैं जंगल के प्रवेश द्वार पर वापस पहुंचा तो जानवरों के दूसरे झुंड के आने में केवल 3 मिनट से भी कम समय बचा था। हालांकि मैंने लियू जिया से वादा किया था कि मैं समय पर वापस आऊंगा, लेकिन इस अवसर का उपयोग करके मैं चुन सकता हूं कि वास्तव में कौन से लोग उपयोगी हैं। जिनमें लड़ने की इच्छा नहीं है वे खिलाड़ी केवल बाधा बनेंगे। इसलिए मैं पास की झाड़ियों में छिप गया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने लगा। जानवरों का दूसरा झुंड जंगली सुअरों का एक समूह है जो अधिक शक्तिशाली है। कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें देखने के बाद हार मान ली और मुड़कर भाग गए, लेकिन जो खिलाड़ी लड़ने के लिए रुके उनका युद्ध कौशल मेरी कल्पना से भी बेहतर था। यह देखते हुए कि बेकार लोग लगभग भाग चुके हैं, मैं नायक की तलवार पकड़े हुए धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में मैदान अनगिनत जंगली सुअरों की लाशों से भर गया। जैसा कि उम्मीद थी, हथियार मिलने के बाद राक्षसों को मारना बहुत आसान हो गया है। तभी एक मोटा गंदा हाथ मेरे कंधे पर आकर टिका। यह मोटा आदमी मेरे पास आकर मुझे अपना अंगरक्षक नियुक्त करना चाहता था, क्योंकि वह एक लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन है। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि मैं बिना झिझके उसके अनुरोध को स्वीकार कर लूंगा, और मैंने वास्तव में बहुत स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार कर लिया। वैसे भी मुझे अभी एक ढाल टैंक की जरूरत है। यह कहकर मैंने उसे लात मारकर जंगली सुअरों के झुंड में फेंक दिया। कुछ ही समय बाद सिस्टम ने सूचना दी कि इस पशु लहर में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 50 व्यक्तिगत अंक मिलते हैं। अब व्यक्तिगत अंकों की रैंकिंग की जा रही है। पहला स्थान मूस 1080 अंक, दूसरा स्थान जियांग हांझे 180 अंक, तीसरे स्थान पर लियू शिया 100 अंक है। रात में अलाव की दावत के समय लियू शिया मेरे पास आई और कुछ बातें पूछीं। वह हीरो की तलवार में काफी दिलचस्पी लेती दिख रही थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह एक बेहद प्रसिद्ध तलवारबाजी विशेषज्ञ थी। मैंने उसे बताया कि वह व्यक्तिगत अंकों का उपयोग कर सकती है पॉइंट मॉल से बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खेल खेलना। मेरे सुझाव पर लियू शिया ने जल्द ही दुकान से एक लोहे की लंबी तलवार खरीदी। जल्द ही अगली सुबह का समय हो गया। अब तीसरी पशु लहर शुरू होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। मैंने खिलाड़ियों से कहा कि वे जंगल में जा सकते हैं, वहां से उपयोग किए जा सकने वाले पत्थर इकट्ठा करें। बाद में लंबी दूरी के हमले करना भी पशु लहर के हमले को काफी धीमा कर सकता है।
फिर मैंने हाथ हिलाकर खोला। लालची खजाने का गोदाम। 2 जूटा एविकेशैंडी मना नीले माना चक्र की अभ्यास विधि सेंसिटिव मगध द एवर 1। यह साम्राज्य के 7 जादू टावरों में से नीले टावर का है। माना चक्र जादूगरों के लिए जादू का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक बुनियादी तत्व है। हालांकि नीला माना चक्र अन्य 6 जादू टावरों की तुलना में सबसे खराब प्रभाव वाला है। लेकिन अगर अभ्यास पूरा हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौसिखिया गांव में जीवित रहने की समस्या के बारे में। यह बिल्कुल मार्शल आर्ट के अभ्यास को समझने जैसा है। मन में नियमों और सिद्धांतों का जाप करते हुए साथ ही अपनी सांसों को नियंत्रित करना। फिर जादुई चक्र की सहमति मिलने के बाद ही पोषित जादुई शक्ति को हृदय के अंदर रखा जा सकता है। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम ने मुझे सफलता की सूचना दी। शरीर के भीतर माना चक्र का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। नौसिखिया गांव में अभ्यास करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में माना चक्र विकसित करने वाले खिलाड़ी को इनाम के रूप में 1000 व्यक्तिगत अंक दिए गए। नक्षत्र बैक टू बैक 3 सिस्टर्स आपको आश्चर्य से देख रही हैं। नक्षत्र स्वर्ग की पवित्र माता ने आपकी प्रशंसा की। अचानक मिली सूचना ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि जादू की शक्ति का उपयोग करना नक्षत्रों की मुझ में रुचि बढ़ा देगा। लेकिन इसकी तुलना में मैं अल विट या मैमोन जैसे नक्षत्रों का अनुयायी बनना चाहता हूं, क्योंकि स्तर के हिसाब से ये 2 नक्षत्र अल विट की तुलना में कहीं कम है। आवाज। नक्षत्र सिर झुकाया हुआ कौआ ने खुद से निचले स्तर के नक्षत्रों के संचार को काट दिया। ऐसा लगता है कि अब मैं मैमोन और अल विट की मूल्यांकन अवधि में हूं। वे अन्य नक्षत्रों का स्वागत नहीं करते। इस समय बीच में दखल देने के लिए जब मैं नीची निगाहों से सोच रहा था, एक विशाल आकृति मेरे सामने दिखाई दी। आने वाले व्यक्ति का नाम लिन झेंगबी है। वह मुझे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देने आया था, तीसरी पशु लहर के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए। लिन झेंगबी नाम के इस आदमी को मैं अच्छी तरह याद करता हूं। पिछले जीवन में वह कमजोरों को सताने और वृद्धों का उपयोग करके भोजन छीनने वाला एक नीच व्यक्ति था। हालांकि यह तरीका बहुत शर्मनाक है, लेकिन इसने उसे इस कठोर वातावरण में अच्छी तरह जीवित रहने में मदद की। मैंने तुरंत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा यह शरीर देखने में, दौड़ने में बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में तुम टीम के चारे लालच के रूप में काम करोगे। जब मैं नौसिखिया गांव वापस लौटा, तीसरी पशु लहर पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैंने लिन झेंगबी को आगे बढ़ने और बंदरों के झुंड का ध्यान खींचने के लिए केलों का उपयोग करने को कहा। लिन झेंगबी के पीछे बंदरों के झुंड को पीछा करते हुए देखकर मैंने लालची खजाने का गोदाम खोला। फायरबॉल नामक अधिकार पावर को चुना। यह 7 जादू टावरों में से लाल टावर का जादू है। एक धमाके के साथ आसमान छूती आग की लपटों ने पल भर में पूरे बंदरों के झुंड को निगल लिया। हवा गर्म जादुई गंध से भर गई। इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें लगा जैसे मैं फिल्म के किसी जादूगर की तरह हूं। तीसरी पशु लहर का मिशन पूरा करने के बाद मेरा स्तर पहले ही स्तर 3 तक बढ़ चुका है। यह जान लें कि सामान्य परिस्थितियों में एक स्तर बढ़ाने के लिए 5 पशु लहरों की आवश्यकता होती है। और अब व्यक्तिगत अंकों की रैंकिंग में मेरी रैंकिंग पहले ही बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन मुझे जिस चीज में अधिक उत्सुकता है वह मेरे हाथ में है। यह ग्रेड की वस्तु। यह मुझे वापस आते समय रास्ते में अचानक मिली थी। सिस्टम ने पता लगाया कि यह एक भूला हुआ हीरो आइटम है। आमतौर पर हीरो के हथियारों के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। नाम सुनकर यह मेरे हाथ की हीरो की तलवार के साथ एक पूरा सेट होना चाहिए। इसलिए मैंने एक खाली जगह ढूंढी। टू फोर्ज इन द ब्लैक रॉक ट्राइब। इसके बाद लालची खजाने का गोदाम खोला ऑफ ड्वॉर्स नाउ फॉर दे टू फोर्ज ब्लैक रॉक लोहार की परिचयात्मक पुस्तक निकाली। यह लोहार की आत्मा वाले बौनों ड्वार्फ द्वारा शुरुआती लोगों को दी जाने वाली लोहारी की गुप्त पुस्तक है। तभी एक गंजे अंकल की आंखें चमक उठीं। वह मेरे हाथ की चीज को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि यहां आने से पहले उनका पेशा लोहार का ही था, इसलिए वह इसे चमकाने में मेरी मदद कर सकते हैं। जंग लगी हीरो की तलवार को ठीक करने के लिए सावधानीपूर्वक पॉलिश करने के बाद हीरो की तलवार वास्तव में अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई।
तलवार की धार पहले की तुलना में बहुत साफ हो गई है। द स्किल, क्राफ्ट्समैनशिप और इसके निष्क्रिय कौशल में भी बदलाव आया है। नाउ फॉरगॉटन हीरो ऑफ ओल्ड, थैंक्स टू द स्किल शिल्पकार का स्पर्श शिप इट। नाउ 40 हीरो ऑफ ओल्ड, थैंक्स लंबी तलवार की काटने की दक्षता 20% बढ़ गई टू द स्किलफुल क्राफ्ट्समैनशिप टीआई। अ स्वॉर्ड टू ऑनर द हीरो के निशान, नाउ फॉरगॉटन ऑफ ओल्ड, थैंक्स। ए स्वोरी राक्षसों को मारने के नुकसान में 15% की वृद्धि। फिर मैंने ग्रे भेड़िए की खाल और विशाल जंगली सुअर के दांत उस गंजे अंकल को दे दिए। ए ग्रे वॉटीज चिफिल, टिंग डोंग। सिस्टम का सूचना बॉक्स पॉपअप हुआ। नक्षत्र मुकुट पहना हुआ सैनिक ने ली शिजुन में रुचि दिखाई है। यह सुनकर मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली। मुकुट पहना हुआ सैनिक 7 घातक पापों के 7 महान राक्षसों के तहत 72 राक्षस राजाओं में से एक का प्रतीक है। 28वें स्थान पर मौजूद राक्षस राजा बेरिलिस। उसका स्वरूप लाल घोड़े पर सवार एक सैनिक का है। वह देखने में पूरी तरह से युद्ध प्रेमी, बैटल मैनियाक लगता है, लेकिन वास्तव में बेरिलिस सब कुछ कर सकता है। वह कीमियागर जो धातुओं को सोने में बदल देता है, और उसके ढलाई का स्तर पूरी तरह से ओलंपिक के 12 मुख्य देवताओं में से एक के समान हो सकता है। शिल्पकार देवता हेफेस्टस। हेफेस्टस का ध्यान हथियारों के हर पहलू के संतुलन पर होता है, लेकिन बेरिस बहुत अधिक हथियारों की विनाशकारी शक्ति को महत्व देता है। इसलिए विरोधी पक्ष के देवता भी बेरिस द्वारा बनाए गए हथियारों को बहुत पसंद करते हैं। अब बेरिस को अचानक उस गंजे अंकल में दिलचस्पी हो गई है। गंजे अंकल के उलझन भरे चेहरे को देखकर मैं आगे बढ़ा और उन्हें बताया कि उन्हें पहले ही किसी नक्षत्र की प्रशंसा मिल चुकी है, और यह तथाकथित नक्षत्र ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्तर का जीवित प्राणी है। वे पौराणिक विशाल मीनार की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और मनुष्यों से परे अस्तित्व रखते हैं। मैंने अंकल से कहा कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही रहें जैसे वे हैं, क्योंकि यदि आपको किसी नक्षत्र का साथ मिलता है तो बाद में यह बहुत संभव है कि आप उनके द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकें। इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाकर अंकल को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। इस तरह भविष्य में कभी भी उपकरणों की समस्या की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगला लक्ष्य डैंटियन का अभ्यास करना है 2, क्योंकि लालच के खजाने के गोदाम के अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट तकनीकें हैं। यदि डैंटियन का समर्थन नहीं हुआ तो उन्हें प्रदर्शित करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। माना रिंग हृदय में उत्पन्न होती है, जबकि डैंटियन पेट के हिस्से में होता है। इसकी तुलना में यह बहुत अधिक कठिन होगा। हालांकि लालच के खजाने के गोदाम में ब्रह्मांड की सभी चीजों को देखने के लिए डैंटियन के अभ्यास के बारे में गुप्त मैनुअल है। जल्द ही मैंने संचाई तकनीक के भीतर अद्भुत सिद्धांतों की मदद से सफलतापूर्वक डैंटियन खोल लिया। एक टिंगडोंग की आवाज आई। सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मैं शुरुआती गांव का पहला खिलाड़ी हूं जिसने डैंटियन खोला है। इनाम के तौर पर मुझे 1000 अंक मिलेंगे, व्यक्तिगत अंक के रूप में। इस समय चौथी लहर के आने में अभी आधा घंटा बाकी है। गंजे अंकल ने भी अभी ढलाई का काम पूरा किया है। भेड़ियों के क्षेत्र में धूसर भेड़िए की खाल को D+ श्रेणी के सुरक्षा कवच धूसर भेड़िए के लबादे में बदल दिया गया। जंगली सुअर के दांतों को गढ़ा गया, एक नई कटार के रूप में, जिसे केवल पत्थर से तराशा और आकार दिया गया था। मैंने अपने हाथ में तैयार उत्पाद को देखा और मेरा चेहरा आश्चर्य से भर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बेरिस का साथ इतनी आसानी से मिल गया। विशेष रूप से अंकल का ढलाई स्तर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। 25 इस तरह के साधारण वातावरण में भी वे D+ श्रेणी के उपकरण बना सकते हैं। मैंने अंकल से कहा कि उन्हें अगली लहर में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। वे शिविर में ही रहेंगे और खिलाड़ियों के उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। इस तरह उन्हें भी अंतिम इनाम के अंक मिल सकेंगे। जब मैं शिविर वापस लौटा, चौथी लहर लगभग शुरू ही होने वाली थी। भूरे भेड़ियों के आक्रामक झुंड का सामना करते हुए मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथों को हथेली से हथेली मिलाकर मोड़ा। एक शक्तिशाली जादुई शक्ति तुरंत दोनों हथेलियों के बीच प्रकट हुई। हवा के साथ साथ जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव की धीमी गूंज सुनाई देने लगी। फिर मैंने अपनी हथेलियों को बाहर धकेला। एक एक करके शक्तिशाली जादुई तत्व हथेलियों से बाहर निकले और भेड़ियों के झुंड की ओर तेजी से बढ़े।
एक धमाके के साथ आसमान से बरसते आग के गोलों ने बिना किसी दया के भेड़ियों के झुंड पर प्रहार किया। भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए फिर मैंने लालच का खजाना खोला। गोदाम में रखी रक्त भेड़िया तलवारबाजी की तकनीक निकाली, जो कभी वुडांग संप्रदाय के शीर्ष गुरु झाओ द्वारा दुनिया में प्रसिद्ध थी। भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए खुद की बनाई हुई तकनीक। इस समय भेड़ियों की निगाहें नायक की तलवार पर टिकी थी। मैंने देखा कि मेरे हाथ की तलवार किसी बिजली की तरह हवा को चीरते हुए निकली। रक्त भेड़िया तलवारबाजी की पहली शैली, रक्त भेड़िया पंजा। दूसरी शैली, रक्त भेड़िया के दांत। मेरी आकृति भेड़ियों के झुंड के बीच तेजी से हिल रही थी, कभी हमला तो कभी बचाव। तलवारबाजी बहते पानी की तरह निरंतर और सुचारू थी। तलवार की धार ने हवा में कई चाप बनाए। 17 मेरे पीछे लिन झेंगबी की निगाहें सुन्न थी, जो इस युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। इस क्षण उसने अपने मन में महसूस किया कि मैं अब एक इंसान की तरह नहीं लग रहा था, ऐसी जादुई ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। यहां तक कि मार्शल आर्ट तलवारबाजी भी बहुत शानदार थी। और युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर लियू शिया के बहादुरी से दुश्मन का सामना करने के प्रदर्शन ने मुकुट पहने हुए मकड़ी वाले नक्षत्र की प्रशंसा प्राप्त की। इस नक्षत्र का इतिहास छोटा नहीं है। मुकुट पहने हुए मकड़ी है 72 राक्षस राजाओं में पहले स्थान पर रहने वाला बाल। हालांकि यह 7 महापापों के 7 महान राक्षसों के बराबर नहीं है, लेकिन 66 राक्षस सेनाओं का नेतृत्व करने में सक्षम होना उसकी शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। चौथी लहर के खिलाफ मिशन की समाप्ति के साथ सिस्टम ने प्रत्येक खिलाड़ी को इनाम दिया 100 व्यक्तिगत अंक। मेरे व्यक्तिगत अंक अब भयानक 4920 तक पहुंच चुके हैं। बस मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध क्षेत्र में मेरा प्रदर्शन जियांग हंझे को बहुत असहज महसूस कराएगा। इसलिए वह पास आया और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह मेरे साथ एक द्वंद्व करना चाहता है। वह अनुभव करना चाहता था कि जादू का उपयोग करने के बाद मैं वास्तव में कितना शक्तिशाली हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसे बताया कि बेहतर होगा पहले मुझे निहत्थे हराने की कोशिश करे। बात खत्म होते ही जियांग हंझे के मन की आग पूरी तरह से भड़क उठी। उसने अपना दाहिना मुक्का घुमाया और अचानक मेरी ओर झपटा। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के गोदाम से ताई ची मुक्का तकनीक निकाली। पल भर में मुक्का और हथेली टकराए। हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज आई। फिर मैंने अपनी दोनों हथेलियों से प्रहार किया, एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ। सिर्फ एक धमाके की आवाज आई। जियांग हंझे का शरीर बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सका और पीछे की ओर उड़ गया। यदि केवल शारीरिक शक्ति की तुलना की जाए तो मैं जियांग हंझे के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ताई ची का रहस्य आसपास के वातावरण की ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने में है। इसलिए प्रतिद्वंद्वी जितनी अधिक शक्ति से प्रहार करता है, वह उतना ही आसानी से खुद को चोट पहुंचा लेता है। इस मुकाबले ने अंततः जियांग हंझे को हार मानने पर मजबूर कर दिया। मैं आगे बढ़ा और जियांग हंझे को हाथ पकड़कर उठाया। यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ 2 बार अभ्यास कर सकता हूं। ठीक उसी समय सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट विंडो पॉपअप हुआ। मगरमच्छ पर सवार बूढ़े आदमी वाला नक्षत्र। खिलाड़ी जियांग हंझे पर ध्यान दे रहा है। अगर मुझे सही याद है तो मगरमच्छ पर सवार बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से 72 राक्षस राजाओं में ही है। दूसरे स्थान पर रहने वाला अगेरेस। जब अगला दिन आया, मैं अकेला शुरुआती गांव के पास के पथरीले पहाड़ पर गया, क्योंकि अब लियू जिया और जियांग हान झे दोनों को तारामंडल का आशीर्वाद मिल गया है। 5वें दौर का मुकाबला करने के लिए उन दोनों पर भरोसा करना। जानवरों का हमला अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और मैं रॉकी माउंटेन में आया हूं ताकि इसे खत्म कर सकूं। यहां का बॉस लेवल का राक्षस, सफेद बालों वाला बंदर राजा हाइना की नाक की मदद से जल्द ही मैंने बंदर राजा के रहने वाले क्षेत्र में पहुंच गया। इस समय मेरे सामने वास्तव में एक है चमकती आंखों वाला सफेद बालों वाला राक्षस। उसका रूप मुझे याद दिलाता है नक्षत्रों में से एक, महान ऋषि क्यूई तियान दाशेंग। पहली मुलाकात में ही बंदर राजा की आकृति मेरी ओर झपट पड़ी। मैंने अपनी तलवार से मजबूती से रोका उसका शक्तिशाली हमला।
तभी मैंने देखा कि मेरी तलवार की नोक हल्की सी कांपी। एक पल में बंदर राजा का शरीर एक तोप के गोले की तरह जोर से पीछे उछाल दिया गया और उसकी कसकर पकड़ी हुई छड़ी भी उसके साथ मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने लालच के खजाने से निकाला गोदाम में रखी डॉग बीटिंग स्टिक तकनीक। अफवाह है कि यह बेगर गैंग का एक विशेष रहस्य है जिसे शिष्यों ने खतरनाक पागल कुत्तों को भगाने के लिए बनाया था। 8 शब्दों का मंत्र एक साथ निकला। डिंगडोंग की आवाज आई। सिस्टम ने मुझे सफलतापूर्वक मारने के लिए बधाई दी। रॉकी माउंटेन का सफेद बालों वाला बंदर राजा। मुझे इनाम में 1000 व्यक्तिगत अंक मिले और रॉकी माउंटेन का कठोर पत्थर। यह हथियारों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जैसा दिखता है। इसे गंजे चाचा की देखरेख में छोड़ दिया। ग्लूटनी की शक्ति का उपयोग करके बंदर राजा को निगल लिया। मेरी शारीरिक क्षमता का मान कुल मिलाकर 10 अंक बढ़ गया। तभी सामने मिट्टी का एक ढेर था जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैं ऊपर गया और उसे जोर से धकेला तो पाया कि अंदर एक बहुत ही छिपा हुआ गुफा का द्वार है। मेरे अंदर जाने के बाद सिस्टम ने मुझे सूचित किया यह रॉकी माउंटेन के भीतर एक छिपा हुआ काल कोठरी है जिसका नाम विस्मृत नायक का साधना स्थल है। यह मेरी उम्मीदों से परे था। मुझे याद है कि पिछले जन्म में शुरुआती ट्यूटोरियल के पहले अध्याय में कोई काल कोठरी नहीं होनी चाहिए थी। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहली बार काल कोठरी को पूरा करने का इनाम बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने लालच का खजाना गोदाम खोला। उल्लू की आंखें अंधेरे काल कोठरी के वातावरण में दृष्टि को उज्जवल बनाने में सक्षम। जब मैं गुफा के अंत तक पहुंचा मेरे सामने एक कलाकृति दिखाई दी। उत्तम धातु का छोटा सा छेद। कुछ तुलना करने के बाद मैंने हीरो की तलवार निकाली और कड़क की आवाज के साथ उसे छेद के अंदर डाल दिया। उसके तुरंत बाद एक डिंगडोंग की आवाज आई। सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मुझे चुनौती मिली है। विस्मृत नायक की काल कोठरी के लिए पात्रता। चुनौती के नियम। छेद चुनौती देने वाले को माना का उपयोग करने से रोकेगा और छेद में डाली गई हीरो की तलवार के अलावा कोई अन्य हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगले ही पल मेरे सामने प्रकट हुई एक प्राचीन विशाल पत्थर की मूर्ति। उसने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी उठाई और मेरी ओर दे मारी। मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में बोल भी सकती थी। उसने कहा कि काफी समय हो गया है, कोई नया चुनौती देने वाला नहीं मिला। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या मतलब कि और भी अन्य चुनौती देने वाले होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता मेरे हाथ की हीरो की तलवार मूर्ति की स्वॉर्ड क्यूई से कई दरारों में टूट गई। इस समय उसे लगा कि मैं भी पिछले चुनौती देने वालों की तरह ही उबाऊ हूं, उसमें लड़ने की इच्छा पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ। लेकिन एक बात ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। मेरी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है लेकिन चालें बहुत धीमी हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक नौसिखिए के शरीर के अंदर एक शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा बसी हो। मैंने पलटकर उसे जवाब दिया, वास्तव में तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक नौसिखिए काल कोठरी में स्वॉर्ड क्यूई कौशल का उपयोग करना यह स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाले को परीक्षा पास नहीं करने देने के लिए है। अचानक पत्थर की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह यह देखकर हैरान था कि मैंने अभी अभी युद्ध में स्वॉर्ड क्यूई का उपयोग पहचान लिया। उसके बाद वह नहीं बोला और उसकी आकृति एक बिजली की तरह आगे बढ़ी। ताकत के दबाव के कारण मैं केवल लगातार चकमा दे सकता था। इससे पत्थर की मूर्ति को बहुत गुस्सा आया। वह कोई राक्षस नहीं है जो बिना दिमाग के एक ही तरीके का उपयोग करके मुझ पर हमला करे। उसकी बात ने मुझे एक बात की याद दिलाई। आमतौर पर राक्षसों से निपटने के लिए केवल विपक्षी के हमले के पैटर्न को समझना पर्याप्त होता है, लेकिन यह पत्थर की मूर्ति स्पष्ट रूप से स्वतंत्र सोच रखने वाली है। चकमा देते रहने से अगर उसने कमजोरी ढूंढ ली तो घायल होना आसान होगा। अगर न तो चकमा दिया जा सकता है और न ही सीधे उसके हमले को रोका जा सकता है, तो केवल उसके हमले के रास्ते को मोड़ा जा सकता है। फिर मैंने लालच के खजाने के गोदाम से ताई ची तलवार तकनीक निकाली। वुडांग संप्रदाय की बुनियादी तलवार तकनीक होने के नाते ताई ची क्वान की तरह इसमें भी ताई ची के सूक्ष्म सिद्धांत हैं।
यह तरीका वास्तव में काम कर गया। मूर्ति द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड क्यूई ताई ची तलवार के कोमलता से कठोरता को जीतने के सिद्धांत के तहत पूरी तरह से अपने हमले के रास्ते से भटक गई। अचानक पत्थर की मूर्ति सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गई। मैंने अवसर देखकर मूर्ति की ओर ब्लड वोल्फ स्वॉर्ड तकनीक का प्रयोग किया। एक तलवार की रोशनी धड़ाम की आवाज के साथ दिखी, मूर्ति के शरीर को चीरती हुई निकल गई। जब घना धुआं छटा, पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे अंदर से बाहर निकली। उसने मुझे बताया कि मैं उसे तलवार नीचे रखवाने में सफल रहा, इसलिए मैंने परीक्षा पास कर ली है। बात खत्म होते ही पीछे का पत्थर का स्तंभ अचानक एक चमकदार रोशनी से चमक उठा। उस पर एक लंबी तलवार गड़ी हुई थी। शायद यही परीक्षा पास करने का इनाम था। मैं आगे बढ़ा और तलवार की मूठ को जोर से पकड़ा, लेकिन इस समय एहसास सुखद नहीं था। ऐसा लगा जैसे अनगिनत चींटियां मेरे शरीर को काट रही हों। तभी पत्थर की मूर्ति ने पीछे से मुझे याद दिलाया, यह तलवार द्वारा अपने मालिक को पहचानने की प्रक्रिया है। पता नहीं कितना समय बीत गया, पर मुझे आखिरकार तलवार की स्वीकृति मिल गई। सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मैंने पूरी तरह से छिपा हुआ मिशन विस्मृत नायक का साधना स्थल पूरा कर लिया है। पहले सफल खिलाड़ी के रूप में मुझे इनाम में 2000 व्यक्तिगत अंक मिले और असली विस्मृत नायक की तलवार भी, चट्टानों को चीर देने वाली तलवार ड्यूरेंडल। उसी समय दूसरी ओर शुरुआती गांव में खिलाड़ी इस समय लगभग पूरा कर चुके थे। छठा जानवरों का हमला मुकाबला। बस वे थोड़े हैरान थे कि बिना किसी राक्षस लहर में भाग लिए मेरे व्यक्तिगत अंक डरावने 30,000 तक पहुंच गए हैं। यहां मुझे एक और सुखद आश्चर्य मिला। कालकोठरी को पार करने के पुरस्कार के रूप में असली हीरो की तलवार के अलावा एक डार्क माना रिंग भी है, जिस पर 7 जादुई टावरों में से एक ब्लैक टावर के प्रत्यक्ष शिष्यों की माना साधना पद्धति दर्ज है। न जाने कितना समय बीत गया और मैंने ब्लैक टावर की साधना पद्धति से अपने शरीर में दूसरी जादुई रिंग बनाने में सफलता प्राप्त की। मुझे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह हीरो की तलवार डुरंडल है। पिछले जीवन में यह तलवार बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन कई खिलाड़ियों ने इसे पाने की पूरी कोशिश की। अंत में वे खाली हाथ ही लौटे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छुपी होगी बी लेवल के शुरुआती गांव की काल कोठरी के अंदर। इसके बाद सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि शुरुआती गांव में 9वीं राक्षस लहर का मुकाबला पूरा हो चुका है। 10वीं राक्षस लहर के मुकाबले के लिए अभी भी आधे घंटे से कम का समय बचा है। अगर मुझे सही याद है तो 11वीं राक्षस लहर में एक बहुत शक्तिशाली राक्षस दिखाई देगा। इस बीच शुरुआती गांव के दूसरी ओर पिछली राक्षस लहरों से मुकाबला करने के कारण कई खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब कुल युद्ध क्षमता का स्तर बहुत गिर गया है, इसलिए अब केवल लिन झेंगबी की क्षमता पर भरोसा किया जा सकता है। समय खींचने और मेरी वापसी का इंतजार करने के लिए लियू शिया भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि 7वीं लहर से राक्षसों की ताकत और भी अधिक बढ़ गई है। भले ही अब उसके पास नक्षत्रों का मार्गदर्शन है, फिर भी हर किसी की सुरक्षा का ध्यान रखना मुश्किल है, खासकर जब इस समय जियांग हंझे भी युद्ध में घायल हो गया है और सामने मौजूद राक्षसों में से केवल 10वां हिस्सा ही खत्म किया जा सका है। जब सब लोग गहरी निराशा महसूस कर रहे थे, तभी एक तलवार की रोशनी देवता की तरह उतरकर युद्ध के मैदान में प्रकट हुई। अचानक लियू शिया, जियांग हंझे और लिन झेंगबी के सामने एक साथ प्रॉम्प्ट विंडो खुल गई। नक्षत्र मुकुट पहने हुए मकड़ी ने दानव राजा के सामने सिर झुकाया। नक्षत्र मगरमच्छ पर सवार बूढ़े ने दानव राजा के सामने सिर झुकाया। नक्षत्र गधे के सिर वाले चोर ने लिन झेंगबी में दिलचस्पी दिखाई। लिन झेंगबी उत्तेजना से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला है। दूसरे लोग भी इस हलचल की ओर आकर्षित हुए और ध्यान दिया। उन सबके मन में एक ही विचार था कि गांव का मसीहा आखिरकार वापस आ गया है। कुछ ही समय बाद मैंने पूरा कर लिया 10वीं राक्षस लहर का मुकाबला मिशन। उसके बाद मैंने लिन झेंगबी को बुलाया और उससे गांव की स्थिति के बारे में पूछा। घायल होने के अलावा वास्तव में खिलाड़ियों को राक्षस लहर के मुकाबले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था।
लेकिन यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि गांव में एक जुड़वा बच्चों की जोड़ी ने घरों के चारों ओर लकड़ी की बाड़ बनाई थी, और निश्चित रूप से युद्ध में उसकी सक्रियता ने भी राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींचने में मदद की। लिन झेंगबी के बदलाव ने मुझे थोड़ा प्रभावित किया। पिछले जन्म में वह सिर्फ जियांग हंझे के पीछे घूमने वाला एक मामूली पिछलगू था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे 72 दानव राजाओं में छठे स्थान वाले वेलेफोर का ध्यान मिला है। फिर मैं लिन झेंगबी के नेतृत्व में उन जुड़वा बच्चों से मिला। तभी मुझे एक दृश्य याद आया। तीसरी लहर से ही मुझे याद है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय थी। चाहे वह युद्ध हो या बचाव, वे हमेशा आगे रहती थी। बस हमेशा मुझे लगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे जुड़वा होंगी। मैंने पास जाकर उनके शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। जुड़वा बच्चे तुरंत बहुत खुश हुए और फिर प्रशंसा भरे चेहरे के साथ ब्लड वुल्फ पुकारा। इसने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। यह सब लिन झेंगबी की गलती है। जब मैं गांव में नहीं था तब उसने चोरी छिपे मुझे यह उपनाम दिया। हालांकि यहाँ उपनाम होना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी मुझे ब्लड वुल्फ नाम की आदत नहीं है। और उपनाम केवल एक साधारण नाम नहीं है। खिलाड़ियों द्वारा संचित उपलब्धियां हमेशा इसी नाम पर दर्ज की जाएंगी। इसी कारण से उपनाम सीधे तौर पर खिलाड़ी की विकास दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए कुछ लोग अपनी पसंद का उपनाम पाने के लिए कृत्रिम रूप से झूठे उपनाम बनाते हैं, लेकिन लगभग कोई भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ को अपमानजनक उपनाम मिल जाते हैं। इसलिए कई खिलाड़ी जानबूझकर अपना उपनाम छुपाने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन ध्यान से सोचे तो ब्लड वुल्फ यह उपनाम भी इतना बुरा नहीं है। कम से कम सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। और मेरा जुड़वा बच्चों पर ध्यान देने का कारण केवल उनका शानदार प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि उन्हें भी नक्षत्रों का ध्यान मिला है। वे हैं 88वें स्थान के दानव राजा हालफास और 39वें स्थान के दानव राजा मालफास। संयोग से ये दोनों दानव राजा भी आपस में जुड़वा हैं। उनके पास निर्माण की क्षमता है। फिर हम लकड़ी काटने के लिए जंगल में आए। लकड़ी की बाड़ बनाने के लिए मैंने हाथ घुमाया और फिर हीरो की तलवार पकड़ी और जोर से पेड़ के तने पर वार किया। हालांकि सफलतापूर्वक एक बड़ा कट लग गया, लेकिन यह काफी नहीं था। आखिरकार इसे एक ऐसी तलवार कहा जाता है जो आसानी से विशाल चट्टानों को काट सकती है। ऐसा लगता है कि हीरो की तलवार की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मुझे अपनी शारीरिक क्षमता को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। फिर मैंने लालच के खजाने का भंडार खोला। गोदाम से ताइशान 18 डिस्क तलवार निकाली। यह ताइशान संप्रदाय की शक्तिशाली शारीरिक शक्ति रखने वाले हुआंगफू परिवार की विरासत है। 18 डिस्क तलवार की मदद से मैंने बहुत आसानी से लकड़ी काटने का काम पूरा कर लिया। जब इन लकड़ियों को वापस गांव में लाया गया तब तक आधी रात हो चुकी थी। इस समय घायलों के शिविर में एक स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि वहां एक व्यक्ति को नक्षत्र का ध्यान मिला था। अगर मुझे सही याद है तो उसका नाम ली हेना है। बिना किसी दवा के वह घायलों का इलाज करने में सक्षम थी। और अब 72 दानव राजाओं में से 5वें स्थान के मारुबास ने उसे चुना है। मारुबास के पास बीमारियां पैदा करने और चोटों को ठीक करने की क्षमता है। इसलिए उसके पास जो उपचार क्षमता है वह निश्चित रूप से दानव राजा मारुबास से आई है। फिर मैं पास गया और लालच के खजाने के गोदाम से उपचार क्षमता निकाली। तुम्हारे पास मारुबास की क्षमता है, जो आंतरिक चोटों के इलाज के लिए अधिक उपयुक्त है। बाहरी चोटों को मुझ पर छोड़ दो। बात खत्म होते ही ली हेना के चेहरे पर आश्चर्य था। वह हैरान थी कि मुझे कैसे पता चला कि वह मारुबास के ध्यान में है, और मेरी घायलों को ठीक करने की क्षमता उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। मैंने उसे बताया कि यह केवल अस्थायी है। कुछ समय बाद उसकी उपचार क्षमता कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ अनुबंध करने वाला मारुबास एक बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। वह 72 महान राक्षस राजाओं में 5वें स्थान पर होने के अलावा एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि भी रखता है, नर्क का महान अध्यक्ष। चीजें समझाने के बाद मैंने उसे एक पेड़ के नीचे पाया। हथियार बनाने वाला गंजा अंकल मेरे अलावा
लूसिया और कांग हांचुल के हाथों में जो उपकरण हैं वे सभी गंजे अंकल द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए हैं। इस समय गंजा अंकल इस बात को लेकर उत्सुक था कि मैं यहाँ उससे मिलने क्यों आया हूँ। मेरे हाथ में जो तलवार है वह दिखती है कि उसे पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गंजे अंकल से कहा कि मैं चाहता हूं कि वह इस चीज को देखें। यह कहते हुए मैंने अपने पास से एक पत्थर निकाला। यह वही इनाम है जो रॉक माउंटेन के बॉस स्पॉन्टेनियस मंकी किंग को हराने पर मिला था। गंजे अंकल ने भी पहचान लिया कि यह पत्थर असामान्य है। मैंने अंकल से इस पत्थर का उपयोग करने को कहा ताकि मेरे लिए एक सुरक्षा कवच बनाया जा सके। समय की बात करें तो बेहतर होगा कि यह जानवरों की अगली लहर आने से पहले हो जाए, क्योंकि पिछले जीवन के अनुभव के अनुसार 11वीं लहर में दिखाई देंगे असली बॉस स्तर के राक्षस। मुझे निराशा नहीं हुई। 11वीं लहर के आने से ठीक 10 मिनट पहले गंजे अंकल ने मुझे एक उत्कृष्ट कारीगरी वाला कवच सौंपा। ग्रेड सुरक्षा कवच रेड वुल्फ आर्मर। उपकरण प्रभाव हमले की क्षति में 10% की वृद्धि। पहनने वाले से कम स्तर वाले राक्षसों पर एक भयानक नकारात्मक स्थिति लागू होगी। जैसा कि अपेक्षित था, शिल्पकार देवता हेफेस्टस के बराबर राक्षस राजा बेरिस का जादू। सुरक्षा कवच में वास्तव में आक्रामक प्रभाव भी शामिल है। एक डिंगडोंग की आवाज के साथ सिस्टम ने सूचित किया कि 11वीं राक्षसों की लहर आने वाली है। रेड वुल्फ झुंड के दौड़ने से उड़ता हुआ धुआं देखा जा सकता था, जिसने पूरी धरती को ढक लिया था। जीवन और मृत्यु का मुकाबला इसी क्षण तीव्रता से शुरू हुआ। इस दृश्य ने कुछ प्रतिभागियों को राहत की गहरी सांस लेने दी। कोई नया राक्षस नहीं आया था। ये सभी वही थे जिन्हें पहले हराया जा चुका था। यह सोचकर कि इस लहर का सामना करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय लूसिया ने जल्दी से प्रतिभागियों से कहा कि वे ढीले न पड़े। योजना के अनुसार बाढ़ को केंद्र मानकर फॉर्मेशन बनाएं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, सिस्टम ने तुरंत एक नई खिड़की खोल दी। इस लहर का बॉस रेड फैंग कानी युद्ध के मैदान में उतरा। रेड स्नॉट पार्क युद्ध के मैदान में उतरा। रेड नेल जोसेफ युद्ध के मैदान में उतरा। अचानक आए इस बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि मेरी बात सुनकर वे तैयार थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि अचानक 3 बॉस स्तर के राक्षस आ जाएंगे। तभी एक आकृति तेजी से भीड़ में से बाहर निकली। रेड वुल्फ आर्मर की क्षमता के प्रभाव से कम स्तर के राक्षसों पर मैंने भय का डीबफ लागू कर दिया। फिर डार्क टावर माना रिंग की बिजली की क्षमता का उपयोग किया। पल भर में पूरा युद्ध का मैदान भर गया, नीचे गिरती हुई कड़कड़ाती बिजली से। लेकिन दुश्मन का इतना कमजोर प्रदर्शन मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क टावर माना रिंग हासिल करने के बाद मैं और मजबूत हो गया हूं? कुछ ही समय बाद सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी कि रेड फैंग कानी पहले ही उन्माद की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। फिर उसने आगे की ओर झपट्टा मारकर हमला किया, एक बहुत शक्तिशाली कौशल का उपयोग करते हुए। पिछले जीवन में भी कानी ने इसी कौशल का उपयोग किया था, जिसके कारण शिविर के अधिकांश प्रतिभागी इस लड़ाई में मारे गए थे। फिर मैंने अपने हाथ की हीरो की तलवार को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। यदि इसके झपट्टे की शक्ति का उल्टा उपयोग किया जा सके तो उस बल का उपयोग करके इसे दूर फेंका जा सकता है। लेकिन अंतिम परिणाम ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। देखा कि हीरो की तलवार सीधे भेड़िया राजा कानी के सिर में धंस गई। इसके बाद सिस्टम से लगातार सूचनाओं की आवाज आने लगी। उसने मुझे बधाई दी कि केवल व्यक्तिगत शक्ति के बल पर मैंने सफलतापूर्वक रेड फैंग कानी को हरा दिया। व्यक्तिगत अंक 4000 बढ़ गए और वे दोगुने हो गए। इसके अलावा एक गिरा हुआ सामान मिला, कानी का दांत। इस समय शिविर को 3 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यह कल रात तय की गई एक अस्थायी योजना थी। हालांकि पिछले जीवन की 11वीं लहर में केवल पार्क नाम का एक ही बॉस स्तर का राक्षस आया था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद कई बदलाव हुए हैं। इसलिए मैंने लूसिया को चेतावनी दी थी कि हो सकता है कई बॉस स्तर के राक्षस युद्ध के मैदान में उतरें। उन्हें अलग करना और फिर एक एक करके हराना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि लूसिया द्वारा बनाई गई योजना
मेरी कल्पना से भी बेहतर थी। कानी के शव को निगलने की क्षमता का उपयोग करने के बाद मैंने अपनी नजर दाहिनी ओर के युद्ध क्षेत्र के बॉस पार्क पर डाली। अब उसका प्रतिद्वंद्वी उसके सामने खड़ा कांग हानचुल है, इसलिए मैंने पहले एक तरफ रहकर उनकी लड़ाई देखने का फैसला किया। पार्क एक बहुत ही विशाल बॉस स्तर का राक्षस है। एक हल्का सा कदम भी आसपास की जमीन को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। कांग हानचुल ने पलटवार करने के लिए हिंसा का जवाब हिंसा से देने का तरीका अपनाया। अपनी शक्ति का उपयोग करके उसने जबरन पार्क के शॉक वेव कौशल का मुकाबला किया और मैंने उस समय का फायदा उठाया जब पार्क का पेट खुला था। सही समय देखकर जिनझो येन परिवार की मुक्केबाजी शैली का उपयोग किया और पार्क के पेट पर जोर से प्रहार किया। मेरे पीछे खड़े कांग हानचुल ने तुरंत मेरे इरादे को समझ लिया और उसकी सीखने की क्षमता बहुत तेज है। इसके अलावा पिछली कुछ झड़पों में मैंने उसे येन परिवार की मुक्केबाजी के रहस्य सिखाए थे। एक धमाके के साथ मगरमच्छ पर सवार नक्षत्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झटके पैदा करने की क्षमता अनुबंधी कांग हानचुल को उधार दी। देखा कि कांग हानचुल की आंखें गुस्से से चमक उठी। उसका दाहिना मुक्का एक टूटते तारे की तरह निकला। यह मुक्का ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई हाथ मार रहा हो, बल्कि ऐसा था जैसे आसमान से एक विशाल उल्कापिंड गिर रहा हो। पार्क के चेहरे पर अचानक दर्द की लहर दौड़ गई। केवल कुछ सेकंड के बाद सिस्टम ने बॉस राक्षस पार्क को हराने का संकेत दिया। इस समय कांग हानचुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पिछला मुक्का उसने खुद मारा था। इस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसने तकनीक के वास्तविक रहस्य को समझ लिया है। मैंने उससे कहा कि उसने बिल्कुल सही कहा और बाद में बिना नक्षत्र की मदद के भी वह इसी तरह की शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा। उसी समय दूसरी ओर युद्ध के मैदान के सामने खड़ी लूसिया ने भी एक कठिन और भीषण संघर्ष में फंस गया। जब तक मैं वहां पहुंचा, मैंने लियू जिया को पाया। या का प्रदर्शन मेरी उम्मीद से भी बेहतर था। अपनी प्रतिभा को एक साथ लाने में सक्षम, नक्षत्रों की शक्ति के साथ संयुक्त, यहां तक कि वह लिन झेंगबी नाम का लड़का भी, उसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। भागने का रास्ता बेतरतीब लग रहा था, लेकिन अनजाने में वह सफल रहा। राक्षस के हाथों से उपकरण चुराने में वह निश्चित रूप से दानव राजा वैलेफोर का अनुबंधित व्यक्ति बन गया और चोरी करने की क्षमता प्राप्त कर ली। बस लियू जिया को इस ढाल वाले मुखिया पर बढ़त बनाने में मुश्किल हो रही थी। इसके अलावा जोसेफ का ढाल पर नियंत्रण पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था और लियू जिया की तलवारबाजी की दक्षता भी कम नहीं थी, लेकिन उसके पैरों की गति उसकी ताकत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। मैं आगे बढ़ा और लियू जिया से कहा कि अब से लड़ने के लिए मेरे कदमों के निशान का पालन करो। फिर मैंने लालच का खजाना खोला, गोदाम से कामीशली की दोहरी तलवारबाजी निकाली। इस दुनिया में कुल केवल 5 भाड़े के राजा हैं। कामी उनमें से एक थी और उसकी दोहरी तलवारबाजी अपने शानदार फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध थी। बस एक पल में मेरी परछाई बीस्ट किंग जोसेफ के सामने पहुंच गई। स्वाभाविक रूप से भले ही उसका ढाल पर नियंत्रण बहुत ही कुशल था, लेकिन तेज और हल्के फुटवर्क ने उसे मेरी चालों का पीछा करना मुश्किल बना दिया। लियू जिया ने भी इस समय अनुसरण किया और मेरे फुटवर्क से सीखना शुरू किया। 2 भूतों जैसी परछाइयों ने अचानक बीस्ट किंग जोसेफ को पागल जैसा महसूस कराया। अब युद्ध के मैदान की स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ढाल के गिरने की आवाज के साथ तलवारों की 2 परछाइयां सरसराहट के साथ निकली, जोसेफ के शरीर के पार हो गई। चार्टर ऑफ द ट्रायल सिस्टम ने हमें सूचित किया कि हमने सफलतापूर्वक रक्षा की है। जानवरों के हमले के 11वें दौर की शुरुआती मिशन का पहला अध्याय सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह सुनते ही सब लोग उत्साह से कांपने लगे। जानवरों का यह भयानक हमला आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन मेरा चेहरा गंभीरता से भरा था, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं जानवरों के हमले से कहीं अधिक खतरनाक थी। कुछ क्षण बाद सभी के सामने एक साथ सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। जैसा कि मैंने सोचा था, शुरुआती मिशन का दूसरा अध्याय जल्द ही शुरू हो गया। शुरुआती मिशन के दूसरे अध्याय का नाम है प्रस्थान। घास के मैदान के साथ चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे।
मूल्यांकन का समय 168 घंटे है। मैंने खिलाड़ियों को बताया कि जैसा नाम से पता चलता है, पहला अध्याय हमें इस तरह के जंगली वातावरण में ढलने और जीवित रहने के लिए था, और दूसरे अध्याय में हमें वास्तव में कष्टों की भूमि पर जाना होगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से निकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। फिर समस्या यह थी कि कैसे ले जाया जाए इन उपकरणों और रसद को। शायद इसका एक तरीका है। मैंने जुड़वा बच्चों को पहले तैयारी करने के लिए कहा। रथ बनाने के लिए लकड़ी तैयार करें। बाकी बचा था घोड़ों का इंतजाम करने का तरीका खोजना। और अभी के लिए केवल 2 ही तरीके थे। पहला, पास के राक्षसों को नियंत्रित करना, लेकिन वे मूल रूप से पिछले दौर के जानवरों के हमले में ही खत्म हो गए थे। फिर मैंने लालच का खजाना गोदाम खोला और एक स्लेज बीस्ट का कंकाल बुलाया। उसके बाद ब्लैक टावर का प्रतिनिधित्व करने वाली नेक्रोमैंसर की जादुई शक्ति उसमें डाल दी। फिर बस शरीर के भीतर की माना स्लेज को सक्रिय करने की जरूरत थी। जानवर मेरी इच्छा के अनुसार चलने लगेगा। मैं मुड़ा और खिलाड़ियों से कहा कि घबराएं नहीं, वे केवल दिखने में ही भयंकर हैं, लेकिन वास्तव में घोड़ों से भी अधिक शांत है। देर रात तक का इंतजार करने के बाद मैंने अपने पिछले जीवन के दूसरे अध्याय के दुःस्वप्न में प्रवेश किया। ठीक इसी समय सिस्टम ने संकेत दिया कि सिर झुकाने वाला कौआ नक्षत्र मुझ पर करीब से नजर रख रहा है। मैं अचानक चौंक कर जागा और पाया कि मैमोन ने आदेश दिया है कि मैं अपने हाथ की नायक की तलवार उसे सौंप दूं। यदि मैं मना करता हूं तो वह मेरा लालच के खजाना गोदाम का उपयोग करने का अधिकार वापस ले लेगा। मैंने हंसते हुए उससे कहा कि तो फिर वापस ले लो। मैंने इतने विश्वास के साथ ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि बहुत पहले ही मैं एक बात समझ गया था। मैं जिन क्षमताओं का उपयोग कर रहा हूं वे वास्तव में लालच का खजाना गोदाम नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये क्षमताएं वास्तव में पिछले जीवन के मैमोन का खजाना गोदाम है। पुनर्जन्म के बाद भले ही मैंने भौतिक खजाना गोदाम खो दिया हो, लेकिन फिर भी मेरे पास उसके भीतर की खजानों की क्षमताओं का उपयोग करने का अधिकार है। इसलिए इस जीवन का मैमोन शायद मुझे रोकने में असमर्थ है। अन्यथा उसके कंजूस स्वभाव के अनुसार उसने अब तक मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, लेकिन मैं उसे अपने प्रति नफरत महसूस करने नहीं दे सकता। आखिर मैं अभी भी उसका अनुबंधित व्यक्ति बनना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मैमोन से कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे यह तलवार नहीं देना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि नायक की तलवार वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैमोन अस्थायी रूप से नायक की तलवार की प्रतिकृति को पहले स्वीकार कर सकता है। दरअसल मैमोन के लालच के खजाना गोदाम के भीतर रखे गए अधिकांश सामान केवल प्रतिकृतियां ही हैं, क्योंकि मैमोन के पास वस्तुओं की नकल करने की बहुत शक्तिशाली क्षमता है। मैमोन के थोड़े नरम पड़ते हावभाव देखकर मैंने उसके सामने एक और अनुरोध रखा। मुझे उम्मीद है कि मैं वास्तविक लालच के खजाना गोदाम का उपयोग कर पाऊंगा। यह सुनते ही मैमोन का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। तुरंत मैंने आगे कहा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल गोदाम के प्रवेश द्वार पर मौजूद निम्नस्तरीय खजानों की आवश्यकता है। इस तरह महान नायक की तलवार डुरंडल के बदले में मैमोन को कोई नुकसान नहीं होगा। लगभग 2.5 मिनट बीतने के बाद मैमोन मेरे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। एक डिंगडोंग की आवाज आई। सिस्टम ने संकेत दिया कि मेरा और सिर झुकाने वाला कौआ नक्षत्र का अनुबंध प्रभावी हो गया है। मैमोन के लालच के खजाना गोदाम का आंशिक उपयोग अधिकार प्राप्त हुआ। फिर मैं एक सुनहरी रोशनी के साथ प्रवेश कर गया, वास्तविक लालच के खजाना गोदाम के भीतर। जैसा कि अपेक्षित था, प्रवेश द्वार के निम्नस्तरीय खजानों में कोई उपकरण नहीं थे। उनमें से अधिकांश केवल एक बार उपयोग होने वाली उपभोग्य वस्तुएं थीं। जल्दी ही पारभासी तरल से भरी एक छोटी बोतल ने मेरा ध्यान खींचा। सिस्टम ने संकेत दिया कि यह एल्फ वन की सुबह की ओस है, जिसमें विश्व वृक्ष की शक्ति की सूक्ष्म मात्रा है। यह देखते ही मैंने एक घूंट में बोतल की दवा पी ली। कुछ ही क्षणों के बाद मुझे अपने शरीर में महसूस हुआ कि मेरी क्षमताएं और भी मजबूत हो गई हैं। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया।
इस समय तक जुड़वा बच्चों ने परिवहन के लिए उपकरण और अनाज की गाड़ियां बना ली थी। मैं स्लेज बीस्ट को रखे जाने वाली जगह पर पहुंचा, दूसरे अध्याय के कष्टों की भूमि की ओर जाने के लिए। हालांकि मेरे सामने जो दृश्य था उसने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया। इस समय सफेद कपड़े पहने एक युवक सामने खड़े स्लेज बीस्ट का निरीक्षण कर रहा था। मेरी याद में पिछले जीवन में यह व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुका था। ऐसा लगता है कि मेरे पुनर्जन्म ने वास्तव में कुछ चीजों के विकास के पथ को प्रभावित किया है। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने विचार बताए। उसे लगा कि ये स्लेज बीस्ट बहुत ही अद्भुत है, बिना किसी लिगामेंट या मांसपेशियों के भी सामान्य जीवों की तरह चल सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जोड़ों के बीच का काला धुआं वास्तव में हड्डियों से जुड़ा हुआ है। इसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। वह वास्तव में देख पा रहा था डार्क टॉवर के नेक्रोमैंसर का जादू। इसका मतलब है कि उसमें काला जादू सीखने की अच्छी प्रतिभा है। फिर उसने मुझे बताया कि उसका नाम बाई जियान है। इस दुनिया में आने से पहले वह शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी का एक शोध छात्र था। अब यह और भी दिलचस्प हो गया है। बाई जियान में स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत जादुई प्रतिभा है और वह शरीर रचना विज्ञान में भी कुशल है। अगर मैं उसे माना रिंग बनाने में मदद करूं तो उसकी क्षमता जियांग हांझे और अन्य लोगों से कम नहीं होगी। फिर मैंने लालच का खजाना खोला। गोदाम में मुझे डार्क मैजिक स्टोन मिला। मैंने बाई जियान को बताया कि दरअसल स्लेज बीस्ट के हिलने डुलने का कारण पूरी तरह से सामने दिख रहा। यह काला पत्थर है। मैंने उससे कहा कि उसे डटे रहना होगा क्योंकि इसके बाद उसे बहुत अधिक दर्द महसूस होगा। इस समय मैं अपनी शक्ति का उपयोग उसकी मदद के लिए कर रहा हूं, उसके शरीर के भीतर जबरन माना रिंग बनाने के लिए। यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बाई जियान का शरीर तुरंत फट जाएगा और वह मर जाएगा। सौभाग्य से बाई जियान का शरीर माना के प्रति बहुत अनुकूल था। कुछ ही समय बाद उसके हृदय के पास धीरे धीरे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। बाई जियान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, क्योंकि इस समय उसे लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी बड़े हाथ ने जकड़ लिया हो। मैंने उसे बताया कि यह एक सामान्य घटना है। यह दर्शाता है कि अब उसके शरीर में एक माना रिंग बन गई है जो जादू का उपयोग कर सकती है। फिर मैंने खजाने से एक और स्लेज बीस्ट का कंकाल निकाला। बाई जियान ने माना को सक्रिय किया और जल्द ही जोड़ों के बीच का संबंध पूरा कर लिया। हालांकि यह मेरी गति जितना तेज नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से बाई जियान द्वारा बनाया गया स्लेज बीस्ट अधिक मजबूत और टिकाऊ था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो खुला। मौत के घोड़े पर सवार नक्षत्र ने बाई जियान में दिलचस्पी दिखाई है। यह 72 राक्षसों में चौथे स्थान पर काबिज महान ड्यूक शैतान गमिगिन है। वह आत्माओं को बुलाने और बुरी शक्तियों के जादू में बहुत कुशल है। उसकी मान्यता प्राप्त करने वाला खिलाड़ी अंततः एक ऐसा नेक्रोमैंसर बनेगा जिससे दुनिया थर-थर कांपेगी। यह 7 महान जादुई टावरों में से एक डार्क टॉवर की असली विरासत है। बाई जियान को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए मैंने खजाने से एक विचित्र लाश निकाली। इसका नाम मैंटिकोर है, जिसका सिर और शरीर शेर जैसा है। जंगली स्वर के दांत और बैल के सींग हैं। चमगादड़ के पंख और बिच्छू की पूंछ है। मैंने बाई जियान के लिए एक प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किया। शुरुआती मिशन खत्म होने से पहले कोई रास्ता निकालो जिससे मैंटिकोर फिर से खड़ा हो सके। लेकिन जो मैंने उसे नहीं बताया वह यह था कि दरअसल मैंटिकोर टावर की 40वीं मंजिल से ऊपर ही दिखने वाला एक दुर्लभ राक्षस है। अगर वह इसे फिर से खड़ा करने में सफल रहा तो मैंटिकोर निश्चित रूप से शिविर की सबसे शक्तिशाली युद्धक शक्ति बन जाएगा। फिर हम कष्टों की भूमि की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन अभी ढिलाई बरतने का समय नहीं था। मुझे याद है कि पिछले जीवन में रास्ते में राक्षसों का हमला हुआ था, लेकिन समस्या यह थी कि मुझे ठीक से याद नहीं था कि राक्षस कहाँ प्रकट होंगे। ऐसे समय में लिन झेंगबी को आगे आने की जरूरत थी। दुश्मन का ध्यान भटकाने के अलावा उसकी क्षमता टोही मिशन को भी अच्छी तरह पूरा कर सकती है। लिन झेंगबी स्लेज बीस्ट पर सवार होकर जल्दी ही कुछ किलोमीटर आगे पहुंच गया। उसे लगा कि मैं शायद जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा हूं।
पूरे रास्ते उसे कोई भी अजीब चीज नहीं दिखी। राक्षसों के हमले की बात तो दूर की थी। हालांकि जब वह बेख्याल था उसी पल एक ठंडा तीर सरसराहट के साथ उसकी आंखों के सामने से गुजरा। इस समय गोब्लिनों की एक विशाल सेना बड़े तामझाम के साथ सामने से आ रही थी। अचानक लिन झेंगबी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अभी कुछ देर पहले जो वह खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, वह असल में एक मूर्ख था। इसलिए वह तुरंत मुड़ा और पीछे की ओर भागने लगा। लिन झेंगबी की घबराई हुई आकृति को देखकर मैं स्वाभाविक रूप से समझ गया कि क्या हुआ है। मैंने लिन झेंगबी को तुरंत नीचे झुकने को कहा, फिर अपनी हथेली में तुरंत एक आग का गोला बनाया। पल भर में ही उसने गोब्लिन सेना को तितर-बितर कर दिया। इतने सारे दुश्मनों का सामना करने के लिए जादुई कौशल का उपयोग करना ही अधिक उचित था। जैसे ही गोब्लिन सेना ने जवाबी हमला शुरू किया, मैंने बिना देर किए मैजिक स्टोर से एक वाइड्रेंट शील्ड निकाली। यह रंगीन मैजिक टावर द्वारा बड़े पैमाने के हमलों से बचने के लिए सुधारा गया एक सुरक्षात्मक जादू था। अगले ही पल मेरे शरीर के चारों ओर बैंगनी काले रंग की बिजली कौंधने लगी। डार्क टावर के सुदृढ़ीकरण के साथ मैं गोब्लिन सेना के बीच एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह था। सभी के संयुक्त प्रयासों से हमने जल्द ही गोब्लिन समूह के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। मैंने भागते हुए बचे हुए गोब्लिनों को देखा और मेरे मन में एक विचार आया। भागने का मतलब है कि इन गोब्लिनों का शायद कोई ठिकाना है, इसलिए इससे किसी छिपे हुए मिशन के शुरू होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैंने लियू जिया से कहा कि सब ठीक करने के बाद वे सीधे आगे बढ़े। जब मैं गोब्लिनों के ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा तो स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने पहुंच जाऊंगा। कुछ ही समय बाद मेरी आकृति गोब्लिनों के ठिकाने पर प्रकट हुई। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि यह ठिकाना वास्तव में जंगल की गहराइयों में छिपा था। अभी हुए हमले के दुश्मन समूह के आकार को देखते हुए मेरा अनुमान था कि ठिकाने में गोब्लिनों की संख्या शायद दोगुनी होगी, तो मैं सीधे हमले की योजना नहीं अपना सकता था। लेकिन अगर मैं अग्नि जादू का उपयोग करता हूं तो शायद पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। यह सोचते ही मुझे अचानक एक युक्ति सूझी और इसके तुरंत बाद गोब्लिन गश्ती दल को एक एक करके गिरते हुए देखा जा सकता था। यह जिकैलेगा शैली की अदृश्यता कला थी, एक महान हत्यारे की गुप्त तकनीक जिसने कभी महाद्वीप के रईसों को खौफ में डाल दिया था। और यहाँ की हलचल ने जल्द ही ध्यान आकर्षित किया। सभी गोब्लिन सेना ध्यान दे। मैं इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से इस ठिकाने में घुस गया। एक टिंग की आवाज आई। सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मैंने सफलतापूर्वक खोज लिया है छिपे हुए डंग चालाक गोब्लिन का कबीला। अद्भुत उपलब्धि हासिल करने के लिए 2000 अंक का इनाम। मैं गोब्लिन ठिकाने की वास्तुकला की जांच कर रहा हूं। इस समय ठिकाने की रखवाली के लिए पीछे छूटे हुए निश्चित रूप से बहुत घबराए हुए महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार बाहरी घेरे पर पहरा देने वाले गोब्लिन बिना किसी आहट के मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी नहीं जा सकता। उन फंसे हुए इंसानों को बचाने के लिए दुश्मन के सटीक पैमाने को समझे बिना बिना सोचे समझे कदम उठाना आत्महत्या के समान है। जल्द ही मैं रास्ता खोजते हुए ठिकाने के गहरे गोदाम में पहुंच गया। पता चला कि यहाँ वास्तव में रखे हुए हैं बहुत सारे बेहतरीन कारीगरी वाले हथियार। मैंने एक छोटा सा सूती थैला निकाला जो देखने में साधारण था। यह एक सबस्पेस पॉकेट है। इसमें एक छोटे गोदाम की क्षमता के बराबर सामान रखा जा सकता है। इन हथियारों को पैक करके ले जाने के लिए यह बिल्कुल सही है। शुरुआती ट्यूटोरियल में ये हथियार पहले से ही बहुत दुर्लभ माने जाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें डीमन गॉड के गोदाम का लो एंड वर्जन कहा जा सकता है। मेरी हरकतें अचानक एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि सामने वाले लकड़ी के बक्से में वास्तव में माना स्टोन भरे थे। इससे मुझे तुरंत एक मुकम्मल समाधान मिल गया। इन गोब्लिनों से निपटने का तरीका। इसी बीच गोब्लिन नेता कोकोंगा बेहद गुस्से में अपने अधीनस्थों से पूछताछ कर रहा था कि वे अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं उस कमबख्त शख्स को, और यह भी कि अब उसे भूख लगी है। जाओ और सबसे छोटे इंसान को लेकर आओ। अगले ही पल मेरी आकृति धीरे धीरे उसके पीछे उभरी। वही तो, क्या मैं यहां नहीं आ गया हूं? कहने के बाद मैंने निर्णायक रूप से अपने हाथ की बड़ी तलवार चलाई। तलवार के एक ही वार से कोकोंगा की गर्दन पर एक गहरा घाव हो गया।
कोकोंगा इस समय बेहद उलझन में लग रहा था कि मैं आखिर बिना किसी आहट के यहाँ कैसे पहुंचा। यहाँ तक कि वह भी मेरी उपस्थिति को पहले से महसूस नहीं कर पाया। और जब मैं उसकी गर्दन पर वार कर रहा था तो बिना किसी झिझक के उसके लिए मैं वाकई बहुत खतरनाक हूं। जैसे ही उसने मुड़कर इकट्ठा होने का आदेश देना चाहा, मैंने हंसते हुए उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। अब जो कुछ भी करोगे बहुत देर हो चुकी है, यह कहते हुए मैंने हाथ हिलाकर धमाका कर दिया। ठिकाने के सभी माना स्टोन में कोकोंगा ने बेहद खौफ के साथ देखा। आग की लपटों में घिरे कबीले के ठिकाने को, जैसा कि नाम से पता चलता है, माना स्टोन है। बड़ी मात्रा में माना से भरे जादुई खनिज इसके सबसे शक्तिशाली उपयोगों में से एक है। विस्फोटक जादू के वाहक के रूप में उपयोग करना, इसे बम बनाकर इसके अंदर के माना को पूरी तरह विस्फोटित करना, और यहां तक कि सबसे निचले स्तर का माना स्टोन भी एक घर को तबाह करने के लिए काफी है। तो फिर उन सभी माना स्टोन्स की तो बात ही क्या जो लकड़ी के बक्से में थे, जिन्हें मैंने कबीले के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया था। कोकोंगा अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। तुरंत एक बड़ा डंडा लेकर मेरी ओर पूरी ताकत से झपटा, लेकिन यह पहले से ही बेकार की कोशिश थी। कुछ देर बाद सिस्टम में पॉपअप आया कि मैंने नामी राक्षस को सफलतापूर्वक मार दिया है। हॉबगोब्लिन कोकोंगा का प्रॉम्प्ट विंडो। व्यक्तिगत उपलब्धि मूल्य में 8000 अंक की वृद्धि हुई। अकेले नामी राक्षस को मारने के कारण अतिरिक्त 4000 व्यक्तिगत उपलब्धि अंक जोड़े गए। फिर मैंने कबीले में पेटू ग्लाटिनी की शक्ति का उपयोग किया और गोब्लिनों को पूरी तरह से निगल लिया। अगले पल सिस्टम ने सूचित किया, पवित्र सिंहासन, भूखा राजकुमार। पेटू शक्ति को एक चरण ऊपर ले गया है। इसके बाद एक ही बार में पेटू शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, बड़ी संख्या में लाशों का शिकार करने के लिए, और एक निश्चित मात्रा में शिकार करने के बाद अतिरिक्त पोषण भी सोखा जा सकता है। गोब्लिन कबीले को निगलने का काम पूरा होने के साथ मैंने ब्लैक टॉवर की साधना पद्धति के माध्यम से सफलता पाई। तीसरे जादुई माना रिंग को खोलने में ब्लैक टॉवर साधना पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार इसके बाद उपयोग किए जाने वाले जादू की विनाशकारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसने मुझे बहुत उत्साहित कर दिया। अभी तो शुरुआती ट्यूटोरियल के दूसरे अध्याय में ही हूं और मैंने पहले ही तीसरा माना रिंग बना लिया है। इसके बाद जादू से संबंधित कई तारामंडल कॉन्स्टलेशंस मुझमें दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें तारामंडल झुका हुआ कौ द्वारा संचार से काट दिया गया। लेकिन एक अपवाद अभी भी था। 5वें स्वर्ग के तारामंडल ने मेरी ओर देखकर मुस्कान दी। अगर सही याद है तो यह 5वां स्वर्ग है। प्रेम और सौंदर्य की देवी फ्रेया। वह एक अत्यंत दुर्लभ मुख्य देवता स्तर का तारामंडल है। सामान्यतः इतने उच्च पद वाले तारामंडल अक्सर केवल शुरुआती ट्यूटोरियल के खत्म होने के समय ही प्रकट होने की संभावना रखते हैं और केवल बेहद शक्तिशाली खिलाड़ियों को ही मुख्य देवता स्तर के तारामंडल की कृपा मिल पाती है। लेकिन देखा जाए तो मेरे पास पहले से ही 2 डीमन गॉड हैं। तर्क के अनुसार फिया को मुझसे घृणा होनी चाहिए थी, लेकिन तभी झुके हुए कौए ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसकी चीजों पर नजर डाली तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। देवी फिया ने केवल एक आकर्षक मुस्कान दी और अन्य तारामंडलों के हस्तक्षेप को नजरअंदाज कर दिया। और मेरे लिए, यदि भविष्य में होने वाले देवताओं और असुरों के युद्ध को रोकना है